हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद कुद्दार है। मैं सीए फाइनल लॉ का पूरा सिलेबस का वीडियो डालने का कोशिश करूँगा। और अभी जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डायरेक्टर चैप्टर से, ठीक है। देखिए, और आपको अगर ये वीडियो अगर पसंद आता है, ठीक है, तो कृपया कर इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और सारे बच्चे को और सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चले और वो लोग भी इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर से। क्या है? अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है या फिर बोर्ड क्या होता है। हम लोग जनरली सुनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड, लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है। तो सबसे पहले इस बात को देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है ये कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होती है, ठीक है। कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी का क्या मतलब है? हाँ, क्या होता है ना कि कंपनी में कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो कोई एक सिंगल डायरेक्टर नहीं ले सकता, एक सिंगल पर्सन नहीं ले सकता। इसके लिए क्या होता है, कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डायरेक्टर का जो ग्रुप होता है वो लोग डिसीजन लेता है। तो जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डायरेक्टर का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि डायरेक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 बोलता है कि अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ ए कंपनी। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसमें ये डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टर का क्या मतलब? तो डायरेक्टर जो होता है वो एक इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जिसको कंपनी अपॉइंट करती है टू मैनेज देयर अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, जिसको कंपनी अपॉइंट करती है अपने अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, राइट। अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि कंपनी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो कंपनी क्या होता है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है, जिसको लॉ बनाता है, ठीक है, लॉ बनाती है, जिसका अपना एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन फिजिकल बॉडी नहीं होती है, फिजिकल माइंड नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि कंपनी का फिजिकल बॉडी नहीं होती है, माइंड नहीं होता, तो कंपनी तो अपने आप से तो चलेगी नहीं, क्योंकि उसका अपना माइंड होता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर कंपनी चलेगी कैसे? तो कंपनी को चलाने के लिए ह्यूमन बींग्स की दरकार पड़ती है, ठीक है। तो ये ह्यूमन बींग्स होता कौन है? देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि कंपनी का मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर्स होता है। तो शेयर होल्डर्स होता है, तो क्या होता है कि जब कंपनी इनिशियल लेवल पे होती है उस केस में एक दो शेयर होल्डर्स होते हैं, एक दो मालिक होते हैं, तो वो लोग कंपनी को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जाता है, डिफरेंट सर्विसेज में जाती है, तो उस केस में कंपनी को एक सिंगल मेंबर द्वारा चलाना पॉसिबल नहीं होती है। और कंपनी जब लिस्टेड हो जाती है तो उसके इसमें बहुत सारा शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो हर एक शेयर होल्डर के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो एक साथ आके कंपनी को मैनेज करें, ठीक है। और अगर वो लोग दूर दूर पे रह के अगर मैनेज करने का कोशिश करेंगे तो वो मैनेज होगा नहीं। तो उस केस में क्या होता है ना कि मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जनरल मीटिंग में, ठीक है। और वो जो डायरेक्टर्स जो अपॉइंट होता है मेंबर्स के द्वारा, वो लोग कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं वो लोग एक्चुअल में क्या होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है मतलब उन लोग का लीगल पोजीशंस क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्टर जो है ये दो तरह से कंपनी के साथ जुड़े होते हैं। डायरेक्टर जो होता है एक एजेंट के रूप में भी जुड़ा होता है कंपनी से, ट्रस्टी के रूप में भी जुड़ा होता है कंपनी से, ठीक है। एजेंट के रूप में जो जुड़ा होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो कंपनी का जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो कंपनी के जैसे कंपनी कहीं से गुड्स परचेज कर रही है, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करती है, CSR करती है, यानी कि बहुत सारा जो कंपनी का जो ट्रांजेक्शन्स है वो सारे ट्रांजेक्शन कौन करता है? तो सारे ट्रांजेक्शन डायरेक्टर करता है। किसके बिहाफ में? तो कंपनी के बिहाफ में डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, और डायरेक्टर क्या हो गया? ये एजेंट हो गया,
ठीक है, क्योंकि एजेंट जो होता है वो अपना प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है। ठीक है, उसी तरह डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी के बिहाफ में काम कर रही है, तो कंपनी क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया और डायरेक्टर एजेंट हो गया। ठीक है, नाउ डायरेक्टर जो होता है एक ट्रस्टी के रूप में भी काम करता है। ट्रस्टी का क्या मतलब होता है? ट्रस्टी का मतलब होता है जैसे कि कंपनी के पास एसेट्स है, मनी है, रिसीवेबल्स है, फिक्स एसेट्स है, माने बहुत सारे एसेट्स है, तो कंपनी का एसेट्स का देखरेख का काम किसका होगा? डायरेक्टर का होगा। ठीक है, डायरेक्टर कंपनी के सारे एसेट्स को, सारे अफेयर्स को मैनेज करते हैं, तो इसलिए कंपनी जो होता है वो डायरेक्टर जो होता है कंपनी के साथ एक ट्रस्टी के रूप में भी जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे कंपनी और डायरेक्टर्स के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है। ठीक है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो मैं एक डायरेक्टर हूँ और मैं कंपनी के साथ एज ए ट्रस्टी जुड़ा हूँ, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस कंपनी के एसेट्स को मैनेज करने के लिए। अगर उस केस में अगर कंपनी का एसेट्स का कोई नुकसान होता है, ठीक है, या फिर कुछ खराब हो जाता है एसेट्स, ठीक है, तो उस केस में मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा कंपनी को रिवर्स करने के लिए। राइट, तो ये बेसिक बातें हैं जो हम लोग को समझनी है। ठीक है, तो चलिए इतना सारे जो बातें हमने जो पढ़ी है उसको अगर बुक से देख लेते हैं। देखो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। हाँ, ये पढ़े हमने। अब हाँ, फिर बोला है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 34, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर मींस द डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। हाँ, कंपनी का जो बोर्ड में जो डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसको लोग डायरेक्टर बोलते हैं। डायरेक्टर्स नॉर्मल वर्ड में क्या हो गया? बोला डायरेक्टर्स आर द इंडिविजुअल हु आर अपॉइंटेड टू मैनेज द बिजनेस अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि डायरेक्टर ही वो पर्सन होते हैं जो कंपनी के बिजनेस अफेयर्स को मैनेज करते हैं। बोले कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। हाँ, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ द्वारा क्रिएटेड है, लेकिन बट विदाउट एनी फिजिकल बॉडी और माइंड ऑफ इट्स। हाँ, कंपनी का अपना कोई फिजिकल बॉडी नहीं होता, अपना माइंड नहीं होता। राइट, नाउ इट्स नीड टू मैनेज थ्रू द ह्यूमन बींग्स। हाँ, इसको ह्यूमन बींग्स चलाते हैं, डायरेक्टर लोग चलाते हैं। बोले दो the shareholders being the owner are physically available to manage their company, but as their number grows all of them together may not able to manage the affairs। क्या बोला है कि शेयर होल्डर जो एक्चुअल में कंपनी का मालिक होता है, लेकिन वो लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन लोग का नंबर्स ज़्यादा होते हैं और वो डिफरेंट लोकेशंस में होते हैं, सो इसलिए वो लोग एक साथ आके कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते, और वो डिफरेंट लोकेशंस अगर मैनेज करेंगे तो कंपनी मिसमैनेज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक है, बोला डायरेक्टर में बी इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स फ्रॉम अमंग द शेयर होल्डर्स और आउटसाइडर। बोले जो डायरेक्टर जो होता है वो या तो शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं या फिर तुम्हारा कोई अदर्स आउटसाइडर भी हो सकते हैं। अब कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होंगे जैसे कि मान लो जो कंपनी को बनाया है, यानी जो पर्सन कंपनी को बनाया वो शेयर होल्डर्स भी होते हैं, तो उस केस में वो डायरेक्टर का भी रोल अदा करते हैं, क्योंकि वो उसके अलावा उस कंपनी को के अलावा उसके पास और कोई धंधा नहीं है। ठीक है, वो कंपनी को बनाए तो कंपनी को छोड़ के जाएगा नहीं ना, वही शेयर होल्डर है, वही डायरेक्टर बन सकता है ना। अब बात करते हैं लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर जो क्या है, एज ए बोथ एजेंट भी है और तुम्हारा ट्रस्टी भी है। ठीक है, हाँ, बोले एज एजेंट दे बाइंड द कंपनी एज देयर प्रिंसिपल एज सुन एज दे इंटर इनटू वेरियस ट्रांजैक्शंस ऑन दिस बिहाफ। हाँ, बोला है कि एजेंट जैसे हम मतलब डायरेक्टर जैसे कोई ट्रांजैक्शंस में इंटर करते हैं, ठीक है, द बिहाफ ऑफ कंपनी, तो इससे क्या है, कंपनी बाइंड होती है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे प्रिंसिपल है। ठीक है, द लॉ ऑफ एजेंसी कम इनटू द प्ले एंड इट्स गवर्न दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर। At times, the company itself is a principal as well as agent in respect to certain acts which cannot be delegated। हाँ, यहाँ पे क्या बोला है कि कंपनी कुछ समय जो होता है वो प्रिंसिपल भी होता है, एट द सेम टाइम वो एजेंट भी होता है कुछ स्पेसिफिक एक्ट के लिए, यानी कुछ ऐसे एक्ट जो डायरेक्टर्स को डेलीगेट नहीं किया जाता, उस एक्ट के लिए वो प्रिंसिपल कंपनी खुद ही प्रिंसिपल होगा, खुद ही तुम्हारा एजेंट होगा। The Companies Act 2013 lays down the provision requiring as when the company need to act both as a principal as well as agent, and when the directors need to act as an agent of the company। ठीक है, कंपनी इस लॉ में बताए गए हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस बताए गए हैं, ठीक है, जहाँ पे दोनों एक कंपनी प्रिंसिपल का रोल भी अदा करेंगे, कंपनी एजेंट का रोल भी अदा करेंगे। ठीक है,
It will be noted as when the directors are empowered to take a certain decision, the company cannot negate them or issue direction to the directors, directing them to go for a particular decision, except it may replace the directors with one of its choice. As trustee, the directors are required to take the care of properties, money and trade secrets. etc. belongs to the company. बोला एज ए ट्रस्टी डायरेक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर्टी को का टेक केयर करने के लिए, कंपनी के मनी को टेक केयर करने के लिए, कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है, जो कि कंपनी से बिलोंग करता है. नाउ इन फैक्ट द ट्रस्टी द डायरेक्टर्स आर इन द फिड्यूशियल रिलेशनशिप विद द कंपनी. ठीक है, मैं बोल दिया ना, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के साथ फिड्यूशियल रिलेशनशिप में नहीं होता, वो कंपनी के साथ फिड्यूशियल रिलेशनशिप में होता है. फिड्यूशियल रिलेशनशिप का मतलब मैंने बता दिया आपको. ठीक है, एंड इफ द रिलेशन इज ब्रोकन एंड कंपनी सफर ए लॉस बिकॉज ऑफ इलीगल एक्ट्स द डायरेक्टर, द erring directors will be required to reimburse the loss suffered by the company. ये भी मैंने आपको बता दिया. द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप इज इन ऑफिस ऑफ ट्रस्ट. हाँ, या मतलब जो डायरेक्टर जो कंपनी के साथ एज ए ट्रस्टी जो जुड़ता है ना, तो उस केस में क्या होता है, एक ट्रस्ट क्रिएट होता है कंपनी और डायरेक्टर के बीच में कि वो तुम्हारा डायरेक्टर जो है वो कंपनी के एसेट्स को मिसमैनेज नहीं करेगा, उसको खराब नहीं करेगा, ठीक है, उसको गलत पर्पज में यूज नहीं करेगा. ये ऐसा एक ट्रस्ट क्रिएट होता है कंपनी के बीच में और डायरेक्टर के बीच में. राइट. फिर बोला द डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर्स गिवन इन सेक्शन 2 सेक्शन 59 ऑफ दिस एक्ट इंटरलाई इंक्लूड्स द डायरेक्टर्स व्हिच मींस अ डायरेक्टर एट सर्टेन टाइम. इट इज आल्सो द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी. बोले सेक्शन 2 सेक्शन 59 बोलता है कि जो कंपनी का जो डायरेक्टर है समटाइम्स वो एज एन ऑफिसर्स के रूप में भी वो काम करता है. ठीक है, और जिस समय वो ऑफिसर्स के रूप में काम करता है वो दैट केस वो एक एम्प्लॉय हो जाता है कंपनी का. ठीक है, द डायरेक्टर एज ऑफिसर इज ऑल्सो द एम्प्लॉय फॉर सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2020 एज कंसिडर्ड. ठीक है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया. फिर नेक्स्ट अपन मूव करते हैं सेक्शन 149. ठीक है, अब हमने तो ये समझ लिया कि कंपनी में डायरेक्टर कौन होता है, डायरेक्टर क्यों आता है. ठीक है, अब यहाँ पे बोला है ना तुम्हारा कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर, एक टर्म आया कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर. अब बोले उस कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स में कितने डायरेक्टर होंगे. तो इस सेक्शन 149 बोलता है कि कंपनी के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए. ठीक है, उस कलेक्टिव ऑफ डायरेक्टर को हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं. तो बोला एक कंपनी में कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए. तो सेक्शन 149 बोलता है कि कंपनी, अगर कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए. प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 डायरेक्टर होना चाहिए. एंड अगर ओपीसी है तो 1 डायरेक्टर होना चाहिए. ओपीसी में एक ही सिंगल मेंबर कंपनी होती है तो 1 डायरेक्टर. ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम 15 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं होंगे. लेकिन अगर कंपनी को 16 नंबर डायरेक्टर अपॉइंट करनी है, यानी कि 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करनी है, उस केस में कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. ठीक है, और ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और ये तुम्हारा स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास करना पड़ेगा 15 से ऊपर अपॉइंट करने के लिए, ये प्रोविजन जो होता है वो गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर और सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता. राइट. अप्लाई नहीं होगा. कब अप्लाई नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी जो डिफॉल्ट नहीं किया है इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 137 and 92. Right. Now next जो है वो है वुमेन डायरेक्टर. अब यहाँ पे बात आया कि एक कंपनी को मतलब कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने का मैंडेटरी कर दिया गया है. तो वो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज कौन से हैं, तो जो लिस्टेड कंपनी होती है, जितने भी सारे लिस्टेड कंपनी हैं, ठीक है, चाहे एनएसएम लिस्टेड हो या चाहे बीएसएम लिस्टेड हो, जितने भी लिस्टेड कंपनी है उन सारे कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी है. ठीक है, और अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है, ठीक है, अगर अदर पब्लिक कंपनी है, ठीक है, अदर पब्लिक कंपनी है और उसका टर्नओवर या तो 300 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, या फिर उसका पेड अप शेयर कैपिटल जो होता है वो 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, इन दैट केस में उस पब्लिक कंपनी को भी वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा.
ठीक है, दोनों कंडीशन होने का दरकार नहीं, कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो गया उसको वुमेन डायरेक्टर, या तो टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया, या फिर पेटेंट से कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में उस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा। राइट, अब बोला ये जो लिमिट है, जो 100 करोड़ का जो लिमिट है और जो 300 करोड़ का लिमिट है, ये कब का लेंगे? तो ये जो लिमिट है ये हम लेंगे एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके लास्ट डेज में, उसके लास्ट डेट पर हम देखेंगे कि टर्नओवर अगर 300 करोड़ से ज़्यादा है या फिर पेड शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में उस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना। फिर क्या हो गया कि एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट तो हुआ, ठीक है, अपॉइंट होने के कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद उसका ऑफिस जो वेकेट हो गया। वेकेट का रीजन कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि उसका डेथ हो गया हो, या फिर कोई भी रीजन से अगर उसका वैकेंसी आता है, ठीक है, तो उस वैकेंसी को कौन फिल करेगा? उस वैकेंसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे। कब तक फिल करेगा उस वैकेंसी को? ठीक है, तो बोला है कि whichever is लेटर व्हाट क्या यूज किया गया? whichever is लेटर। ठीक है, यदि जो बाद में, इन दोनों में से जो बाद में, तो क्या 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 दोनों था? 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, यानी कि जहां से वैकेंसी हुआ वहां से 3 महीना, अगर उस 3 महीना में अगर अपॉइंट नहीं हुआ तो नेक्स्ट इमीडिएट बोर्ड मीटिंग whichever is लेटर। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको अपने बुक में एक तुम्हारा ये दिया हुआ है, राइट, बुक में एक एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि शीतल वाज ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर इन ए कंपनी, बट ड्यू टू हर सडन डेथ ऑन 17th March 2019 the immediate vacancy so occurred was required to be filled up at the earliest because she was only woman director of the board। अब मिस शीतल जो थी वो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी, लेकिन उसका अचानक से डेथ हो गया, ठीक है, तो डेथ हो गया तो उसका वैकेंसी हो गया, तो वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोविजन क्या है कि इस वैकेंसी को कब तक फिल किया जाएगा? तो जहाँ से उसका, जैसे कि मान लो उसका 17 मार्च को डेथ हुआ है, तो 7 मार्च को ऑफिस वैकेट हो गया, तो 17 मार्च से 3 महीना कितना हो जाएगा? तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी उसको 16 जून तक उसको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग लेटर देखते हैं कि 3 months और नेक्स्ट इमीडिएट बोर्ड मीटिंग, और नेक्स्ट इमीडिएट बोर्ड मीटिंग हमारा कब हो रहा है? 25 जून को। 3 महीना खत्म कब हो रहा है? 16 जून को। बोर्ड मीटिंग हो रहा है 25 जून को, ठीक है। अगर मान लो 16 जून तक अगर वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ तो क्या है कि 25 जून को अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। अगर लेट सपोज मीटिंग जो था वो मीटिंग मान लो 1 जून को हुआ, ठीक है, और 1 जून का जो मीटिंग हुआ उस केस में उस समय वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया गया, तो फिर हम क्या देखेंगे? हम 16 जून तक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है, whichever is लेटर। ये था वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट। ना हम बात करते हैं रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट डायरेक्टर का क्या मतलब है? देखो अब क्या है कि यहाँ पे बोला है कि कंपनी बोला है कि हर एक कंपनी को एक डायरेक्टर जो होता है, ठीक है, वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहना चाहिए, ठीक है, 182 दिन या उससे ज्यादा, हम बोले नॉट लेस देन, या तो 182 दिन या फिर उससे ज्यादा उसको इंडिया में रहना पड़ेगा। और अगर हाँ, ठीक है, अब ऐसे बात है ना, देखो अगर मान लो डायरेक्टर है, डायरेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी के अफेयर्स के लिए, और वही लोग अगर इंडिया में नहीं रहा और कंपनी के साथ कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अफेयर्स को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर है, और डायरेक्टर बोलेगा मैं इंडिया से बाहर था, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उस केस में बोले एटलीस्ट एक डायरेक्टर को इंडिया में रहना चाहिए फॉर 182 दिन या फिर उससे ज्यादा के लिए, ठीक है। और कंपनी अगर न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो प्रोपोर्शनेटली देखेंगे, जिस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसका प्रोपोर्शनेटली देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो नॉर्मल ईयर है, ठीक है, तो 365 दिन होता है, तो 365 दिन, हाँ बोले 182 का 365 के प्रोपोर्शन मिलेगी। उसी तरह जैसे कि मान लो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 6 महीना बचा हुआ है, जैसे कि मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई मान लो 1 दिसंबर को, तो कितना 4 महीना बचा, तो हाँ, तो फिर 4 महीना का प्रोपोर्शनेट मिलेंगे,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं, ठीक है, ये कुछ स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी को, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो तुम्हारा इंडिपेंडेंट माइंडसेट का होता है। इंडिपेंडेंट माइंडसेट का कहने का मतलब हो गया कि उसको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, उसका ना तो कंपनी का अफेयर्स में वो इंटरेस्टेड है, ठीक है, ना ही और किसी चीज में इंटरेस्टेड है। वो इंडिपेंडेंट है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, मतलब उसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। वो सिर्फ ये देखता है कि कंपनी कोई गलत काम तो नहीं कर रही है, कंपनी का जो और सारे डायरेक्टर है, ठीक है, वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। उस गलत काम को रोकने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लाया जाता है, ठीक है। एक गलत काम को रोकने से संबंधित पॉलिसी बनाना है, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है अपना इंटरेस्टेड डायरेक्टर। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन होगा? कोई भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, ठीक है, किसी ट्रांजैक्शन से अगर उसको फायदा होने वाला है, लेट सपोज कंपनी को मटेरियल खरीदना है, ठीक है, और मैं कंपनी का एक डायरेक्टर हूँ, ठीक है, और कंपनी जो मटेरियल खरीदना है वो मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई रिलेटिव से खरीद ले, ठीक है, तो क्योंकि रिलेटिव से खरीदेगा उसमें हो सकता है कि मेरे को कुछ फायदा हो, यानी कि उसमें क्या है कि मेरा इंटरेस्ट है ना उस ट्रांजेक्शन में, अगर मैं रिलेटिव से खरीदा गया तो उस केस में क्या होगा, मैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर हूँ। तो उस केस में मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि उस ट्रांजेक्शन को करने से पहले मेरे को एक फोरम में, एक अप्रोप्रिएट फोरम में मेरे को बता देना पड़ेगा कि उस अगर इस पर्सन से अगर ट्रांजेक्शन हुआ तो उसमें मेरा क्या इंटरेस्ट है, अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देना होता है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं ये लोग एक्चुअल में कंपनी का अफेयर्स को मैनेज करते हैं, यानी कि ये लोग डेली बेसिस पे कंपनी का अफेयर्स को मैनेज करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, यानी वो लोग डेली 9 to 6 9 to 5 का जॉब करने आते हैं ऑफिस में, ठीक है, एज ए डायरेक्टर। इसमें जैसे कि एमडी हो गया, ऑफिसर्स हो गया, मैनेजर हो गया, ये सारे जो डायरेक्टर हो, एमडी हो गया, ये सारे क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ठीक है। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, वो सिर्फ कंपनी के मीटिंग्स में आते हैं, ठीक है। कोई अगर पॉलिसी बनाना है, कोई पॉलिसी बनाना है तो उसमें अपना ज्ञान देते हैं, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जाके पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, बट वो एक्चुअल डे टू डे अफेयर्स में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो था वो एक्चुअल डे टू डे अफेयर्स, कंपनी के अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो आता है अपना ज्ञान आके देता है उनको, जो उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो नॉलेज है, ठीक है, उस नॉलेज के आधार पे कंपनी का जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, ठीक है, प्रोग्राम में है, उसमें आके वो अपना डिसीजन, अपना मत रखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये एक बार हम लोग बुक से देख लेते हैं, राइट। आ जाओ। तो अपन सेक्शन 149 है, सेक्शन 49 में बोले हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, जो डायरेक्टर जो होगा वो सिर्फ इंडिविजुअल होगा, एक पर्सन होगा, कोई कंपनी नहीं होगा, ना कोई बॉडी कॉर्पोरेट होगा, ना ही फर्म होगा, ठीक है, वो सिर्फ एंड सिर्फ एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। फिर बात आती है कि मिनिमम डायरेक्टर, तो पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट कंपनी में 2, और तुम्हारा 1% कंपनी में 1 डायरेक्टर, ठीक है। मैक्सिमम कितना डायरेक्टर होगा, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होगा, और 15 से ऊपर जाने के लिए तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, राइट। फिर बोले गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये जो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है और स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं है, एग्जिम्प्टेड है, ठीक है। लेकिन ये एग्जिम्पशन तभी मिलेगा अगर वो सेक्शन 137 और 92 के प्रोविजन को वॉयलेट नहीं किया है कंपनी, तभी जाके ये उसको मिलेगा। फिर बोला सेक्शन 8 कंपनी को भी एग्जिम्पशन है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को भी 137 और 92 के प्रोविजंस को फॉलो करनी पड़ेगी।
वुमेन डायरेक्टर बोला है, हाँ यहाँ पे बोला है वुमेन डायरेक्टर, बोला है कि हर एक लिस्टेड कंपनी हो या फिर अदर पब्लिक कंपनी हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो था 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, तो उस केस में उसको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर बोला है वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। कब का हम लोग ये जो 1 करोड़ 100 करोड़ या फिर 300 करोड़ का जो लिमिट है वो कब का लेंगे, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी टेकन इनटू द अकाउंट, ठीक है। और अगर कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो उसको जहाँ से इनकॉर्पोरेशन हुआ है वहाँ से 6th मंथ के अंदर एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, राइट। और अगर उसका वैकेंसी हो जाती है तो उसको अपॉइंट करना पड़ेगा विच एवर इज लेटर, कौन सा लेटर, तुम्हारा इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। वो जो हमने शीतल वाला एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल आप लोग देख लेना, ठीक है। रेसिडेंट डायरेक्टर बोला हर एक कंपनी को 182, हर एक कंपनी का एटलीस्ट एक तो डायरेक्टर जो होता है वो ठीक है इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। प्रोपोर्शनेटली लेंगे, अगर तुम्हारा न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ लेना, इंटरेस्टेड डायरेक्टर पढ़ लेना, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव पढ़ लेना। ये मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। एक बार